जय हिंद दोस्तों, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम हिंदी की एक मॉक टेस्ट सीरीज कर रहे हैं जिसमें 3 मॉक टेस्ट हमारे हो चुके हैं। आज हमारा चौथा मॉक टेस्ट है। तो आज हमारा कौन सा मॉक टेस्ट है? चौथा मॉक टेस्ट है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो पिछले 3 मॉक टेस्ट भी ज़रूर से देख लें, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज 20 मॉक टेस्ट, इस क्वेश्चन मतलब पूरी सीरीज में 20 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से लास्ट का आपके लिए होमवर्क रहता है, वो आप जरूर कमेंट में बताएं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि किसे कहते हैं? बोलने का तरीका मैं बता दूं, लिपि किसे कहते हैं? जो हम बोल रहे हैं उसे अगर लिख सकते हैं तो वो लिपि हमारा बन जाती है। तो बोलने का तरीका नहीं, लिखित ध्वनि के संकेत, अंकित करने का तरीका, ध्वनि का उच्चारण नहीं, अंकित करने का तरीका नहीं, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, लिखित ध्वनि के संकेत। अब हम लोग हिंदी भाषी हैं तो हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि होती है, हिंदी की लिपि हमारी क्या है? देवनागरी। ये बहुत ऐसे याद रखिएगा, देवनागरी। इंग्लिश की क्या होती है? अंग्रेजी की। आप लोग जानते भी होंगे लेकिन समझ नहीं पाते होंगे, क्या है? तो रोमन, रोमन। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैं दे देती हूँ। बोलने का तरीका यह है, भाषण उच्चारण से संबंधित है, लिपि नहीं है। लिखित ध्वनि के संकेत, ये हमारा सही उत्तर है। लिपि वह प्रणाली है जिससे हम बोली गई ध्वनियों को लिखित रूप में दर्शाते हैं। अंकित करने का तरीका आंशिक रूप से सही है, लेकिन लिपि की उचित परिभाषा नहीं हो सकती। अंकित करने का तरीका आंशिक रूप से सही है, लेकिन लिपि की सही डेफिनेशन नहीं है। ध्वनि का उच्चारण यह केवल बोलने से जुड़ा है, ये लिखित रूप से नहीं होता है, सिर्फ बोलने से जुड़ा है क्योंकि संकेत वगैरह है बस। अब टॉपिक क्या है इसमें? हमारा लिपि टॉपिक है इसका। तो लिपि टॉपिक है। लिपि मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होती है। 2-4 लिपियाँ आप याद कर लीजिए। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। इंग्लिश की क्या है? अंग्रेजी की क्या है? रोमन है। उर्दू फारसी। उर्दू की क्या है? फारसी अरबी। उर्दू की क्या है? फारसी और अरबी। उर्दू की फारसी अरबी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है? अनुनासिक मैं बता दूं क्या होता है? अनुनासिक चंद्रबिंदु, जिस पे चंद्रबिंदु होगा वो अनुनासिक होगा। ये मेरा गलत है थोड़ा इसमें, तो इसमें यहाँ पर अब आपको आंसर पता चल ही गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चंद्रबिंदु। अनुस्वार ये नहीं है इसमें अनुनासिक, ये केवल अनुस्वार है। कंठेला ये भी नहीं है, इसमें अंकी बिंदी है। और कंठीला इसमें चंद्रबिंदु है, तो ये हमारा अनुनासिक हो गया। तड़पाना में भी नहीं है, तड़पाना में नाक से भी स्वर नहीं है। अब देखिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। यह स्वयं एक चिन्ह है। अनुस्वार एक स्वयं चिन्ह होता है। क्या चिन्ह होता है? ये अंकी बिंदी। ये अंकी बिंदी क्या है? अनुस्वार। कंठेला इसमें चिन्ह लगा हुआ है, ये अनुस्वार है। इसमें अंकी अनुस्वार है, लेकिन यहाँ यह अनुस्वार है, अनुनासिक नहीं है। अनुनासिक का मतलब चंद्रबिंदु से है। चंद्रबिंदु, जिस पे चंद्रबिंदु होगा वह अनुनासिक कहलाएगा। तड़पाना, इसमें नाक से ध्वनि का प्रयोग ही नहीं है। तड़पाना, इसमें नाक से ध्वनि का प्रयोग नहीं है। ना वर्ड यूज हो रहा है, लेकिन नाक से ध्वनि का प्रयोग नहीं हो रहा है। टॉपिक क्या है? अनुनासिक। हमारा टॉपिक क्या है? अनुनासिक। अब मैं बता ही चुकी हूँ डेफिनेशन, लेकिन फिर भी लिखा हुआ एक बार पढ़ लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से रहेगा। जब किसी अक्षर का उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है, अनुनासिक क्या है? मुंह और नाक दोनों से उच्चारण होगा, उसके ऊपर ये चंद्र बिंदु का चिन्ह होता है, तो उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे माँ, कहाँ, सांप, कंठीला। कंठीला ये भी हमारा अनुनासिक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो किसी जाति, समूह, पेशे की बोध कराए, वह जातिवाचक संज्ञा होगी। मंत्री, बहन, जुलाहा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए, मंत्री क्या है? एक पद, तो पेशा, मंत्री पेशा पद। बहन एक रिश्ते का बोध करा रहा है, रिश्ता जाति का बोध करा रहा है। जुलाहा
ये स्वयं में एक जाति होती है जुलाहा। तो हमारे तीनों ऑप्शन जातिवाचक संज्ञाएं, तो सही उत्तर हमारा क्या हो गया, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए थोड़ा डिटेल बता ही चुकी हूँ, दोबारा डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर भी बता देती हूँ। यह जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये पद और समूह को दर्शा रहा है। बहन भी जाति में रिश्ता समूह को दर्शा रही है। जुलाहा जाति का नाम होता है, स्वयं एक जाति है। तो सारे ऑप्शन ये सही है हमारे। टॉपिक क्या है हमारा, ये जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा का ही एक रूप है जातिवाचक संज्ञा। तो ये उसका है। जातिवाचक कहते किसे हैं, जिस संज्ञा से किसी समूह, जाति, वर्ग या पेशे का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, ये 3 उदाहरण इधर हैं और 4-6 उदाहरण इधर हैं। जैसे लड़का, लड़का किस जाति का बोध करा रहा है, मानव जाति समझिए। शिक्षक, ये पेशे का बोध करा रहा है। राजा, गाय, पक्षी, ये सब किसी ना किसी जाति का बोध करा रहे हैं। लेकिन पक्षी में मैं किसी का नाम ले दूं कि भाई ये एक गोरैया चिड़िया, तो गोरैया जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा, पक्षी समूह है तब। अब सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन, आचार्य शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग 2 भेद हैं, तो आचार्य का क्या होगा, आचार्यणी नहीं, आचार्यवान नहीं, आचार्यक नहीं, आचार्य। आचार्य का आचार्य क्या है, स्त्रीलिंग। फीमेल टीचर को आचार्य बोलेंगे, मेल टीचर को आचार्य बोलेंगे। ये गलत उच्चारण है, ये भी कोई उच्चारण का मतलब नहीं है। आचार्यवान, वान मतलब एक विशेषण का बोध करा रहा है। इसका थोड़ा डिटेल मैं बता ही चुकी हूँ। अब इसका जो टॉपिक है मेन, लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, फ्री के नंबर लगते हैं मुझे ये। अब जैसे छात्र का छात्रा, साध्वी का साधु, आचार्य का आचार्य। क्वेश्चन नंबर 5, दिशा शब्द का बहुवचन क्या होगा। ये टॉपिक हमारा बहुवचन एकवचन से है, तो बहुवचन क्या होगा हमारा, दिशाओं नहीं, दिशाओं हमारा गलत सेंटेंस है। दिशाएं ये हम लिखते हैं, नॉर्मल लिख लेते हैं, लेकिन ये हमारा उच्चारण लिखना गलत होता है। ये और ये एक ही टोन देते हैं, पर या बना के ये ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। सही हमारा क्या है, दिशाएं। इसमें चंद्रबिंदी नहीं है तो ये इसलिए गलत है। सही उत्तर हमारा सी, दिशाएं। अब ये मैं बता चुकी हूँ। वचन हमारा है, जो मेन टॉपिक है वचन। वचन कितने होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन लता, दिशा, और बहुवचन लताएं, दिशाएं। ये भी बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कुछ सेब यहाँ पड़े हैं, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा है। देखिए सर्वनाम कौन सा पूछ रहा है, कुछ सेब ये पड़ा है, ये है। तो सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं सर्वनाम, सर्वनाम हमारे 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम हमारे 6 होते हैं, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। अभी इसमें कौन सा है हमारा, इस क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। कुछ सेब यहाँ पड़े हैं, कुछ क्या है हमें नहीं पता, कितने सेब पड़े हैं, कितने हैं हमें नहीं पता, तो ये हमारा कौन सा है, हमें इसकी संख्या निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक हमारा सर्वनाम इसमें हो गया। एक और इसका आगे क्वेश्चन है तो उसमें डिटेल बताऊंगी मैं। अनिश्चयवाचक सही उत्तर है इसका। कुछ निश्चित मात्रा को नहीं दर्शा रहा है, इसलिए इसमें कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक। अब बोलेंगे कि मैम कुछ क्या मतलब, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कुछ किसके स्थान पर यूज हुआ है, संज्ञा के स्थान पर यूज हुआ है। संज्ञा के स्थान पर कुछ यूज हुआ है, हमें नहीं पता कितने हैं, संख्या पता होती कि इतने सेब पड़े हैं तो निश्चयवाचक हो जाता। निजवाचक मतलब स्वयं के लिए, जब हम स्वयं के लिए कुछ सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो निजवाचक होता है। प्रश्नवाचक क्या, कौन, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक होते हैं। ये मैं बता चुकी हूँ सर्वनाम के भेद। देखिए सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक,
निश्चयवाचक, इतने हो गए हमारे भेद। अब हिंदी में सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? अभी जस्ट मैंने अभी आपको बताया है, तो कितने भेद हैं? 6 भेद। कौन कौन से 6 भेद हैं? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। ठीक, ये कुल 6 भेद हो गए हमारे, याद कर लीजिएगा। 6 में से देखिए ये सब हो गया है। हाँ, दुष्चरित्र, क्वेश्चन नंबर 8 है, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, वाक्य में दुष्चरित्र किस संवर्ग में आता है? देखिए दुष्चरित्र क्या है? इस व्यक्ति के चरित्र के बारे में टिप्पणी है। टिप्पणी यानी कि विशेषता है। अब वो विशेषता खराब है, अच्छी है, ये हमें बात का टॉपिक है, लेकिन ये क्या है? इस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि दुष्चरित्र व्यक्ति है। तो इसमें क्या संज्ञा नहीं है दुष्चरित्र, सर्वनाम भी नहीं है दुष्चरित्र, विशेषण है, हमारा विशेषण है क्योंकि वो उसकी विशेषता बता रहा है, तो विशेषण है, क्रिया नहीं है। नेक्स्ट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, विशेषण की डेफिनेशन देख लीजिए, बता ही चुकी हूँ, फिर भी एक बार और देख लीजिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वह विशेषण कहलाता है। अब थोड़ा सा इजी तरीका बता दूं कैसे याद करेंगे विशेषण का। विशेषण, आप इसका संधि विच्छेद कर लीजिए, विशेष, इतना वर्ड आप याद रख लीजिए, विशेष, बाद में अपना ड़ा लगा देना। विशेष, विशेष यानी कि विशेषता, विशेषता यानी कि विशेषण, जो विशेषता बताए वही विशेषण कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, मेरे घर में मेरी दादी माँ खाना बनाती हैं, वाक्य में क्रिया कौन सी है? तो मेरे घर में मेरी दादी माँ खाना बनाती हैं, तो ऑप्शन क्या है? घर, बनाती हैं, खाना, दादी माँ। तो खाना हमारी नहीं है क्रिया, दादी माँ हमारी क्रिया नहीं है, घर हमारी क्रिया नहीं है, बचा क्या? बनाती हैं, बनाती हैं। अगर इसकी जगह पूरा ये दे रखा होता कि खाना बनाती हैं, तो वो भी हमारा सही ऑप्शन बनता। तो ये नहीं सोचते कि ऑप्शन में तो ये कुछ ऐसा था नहीं, तो ये भी हमारा सही ऑप्शन बन जाता। अब देख ले, घर क्या हो गया? स्थान सूचक संज्ञा हो गई। घर एक संज्ञा है जो कि स्थान सूचक है, स्थान विशेष को बता रही है कि कहाँ खाना बन रहा है, घर में खाना बन रहा है। और बनाती हैं, ये हमारा कार्य को दर्शा रहा है, क्या हो रहा है? खाना बन रहा है, कार्य का पता चल रहा है, क्रिया मतलब कार्य। खाना, यहाँ यह कर्म है, क्रिया नहीं। खाना कर्म है, क्रिया नहीं, क्योंकि वो कर्म किया जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या बन रहा है? खाना बन रहा है। अब दादी माँ क्या हो गई? कर्ता हो गई। कौन बना रहा है खाना? दादी माँ बना रही है, तो वो हमारा कर्ता है। मेन पॉइंट, मेन पर्सन कौन है? दादी माँ। अब टॉपिक क्या है हमारा? क्रिया। क्रिया क्या होती है? जो शब्द किसी कार्य के होने या होने की दशा को व्यक्त करे, दर्शाए, बताए, वह क्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का चयन करें। सकर्मक क्रिया, ये मैं कल वाले मॉक में भी पढ़ाया था कि सकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है। सकर्मक क्रिया जिसके लिए कर्म की आवश्यकता होती है, अकर्मक क्रिया जिसके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती, वो बिना कर्म के सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। लेटना, छूटना, पिघलना, तड़पना, तड़पाना। तो तड़पाने के लिए भाई कोई कर्म तो चाहिए, है ना? कोई कर्म तो चाहिए कि मैं उसे तड़पा रहा हूँ, वह मुझे तड़पा रहा है, तो मुझे या उसे, ये क्या हो गया? हमारा कर्म हो गया। तड़पाना बिना कर्म के कंप्लीट नहीं होगा। लेटना, मैं लेटा, छूटना, मेरी बस छूटी, पिघलना, मोम पिघल गया, है ना? मोम के लिए कोई हमें कर्म की आवश्यकता नहीं हुई कि भाई वो अपने आप ही, उसको धूप में रख दो, वो अपने आप ही पिघल रहा है, उसको पिघलाने की जरूरत नहीं है। इसका हम डिटेल देख लेते हैं। लेटना अकर्मक क्रिया, छूटना अकर्मक क्रिया, पिघलना अकर्मक क्रिया, तड़पाना यह सकर्मक क्रिया है क्योंकि इसके साथ कर्म चाहिए ही चाहिए। तड़पाने में कर्म हमें आवश्यकता ही पड़ेगी। क्रिया, टॉपिक क्या है हमारा? क्रिया। क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया कर्म के साथ होती है, सकर्मक क्रिया कर्म के साथ होती है। सकर्मक, देखिए सकर्मक,
जो कर्म के साथ हो, कर्म सहित हो। अकर्मक जो कर्म के बिना हो, बिना कर्म के भी पूरी होती है, अकर्मक क्रिया कहलाती। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं बात। मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे। वाक्य में चिड़ियाघर में कौन सा कारक है? चिड़ियाघर में कौन सा कारक है? तो देखिए, किसने देखे? मोहिनी ने देखे। कहाँ देखे? चिड़ियाघर में देखे। तो इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। अब बात कर लेते हैं आगे टॉपिक पर। कर्ता कारक क्या होता है? कार्य करने वाला व्यक्ति। यहां कौन हो गया कर्ता कारक? मोहिनी। मोहिनी देख रही है चिड़ियाघर में, तो मोहिनी कर्ता कारक हुई। कर्म कारक जिस पर क्रिया होती है। तो किस पर क्रिया हो रही है? चिड़ियाघर में किस पर क्रिया हो रही है? पक्षी पर। पक्षी देखे मोहिनी ने, तो कर्म कारक हमारा कौन सा हो गया? पक्षी। अधिकरण कारक सही उत्तर है हमारा। चिड़ियाघर में स्थान सूचक है, चिड़ियाघर में देखे, जो कि अधिकरण है। संप्रदान कारक क्या होता है हमारा? जो हम संप्रदान कारक हमारा, देखिए मैं बता दूं कि इसमें किसी भी वर्ड को आप पढ़ोगे ना, तो उसमें उसकी खुद की डेफिनेशन छुपी रहती है। संप्रदान, संप्रदान, ठीक। तो सम इसका हम हटा दें तो बचा क्या? प्रदान। प्रदान मतलब किसी को दे दिया, देना, दान करना या अपने आप से हटाना, तो वो क्या हो गया? संप्रदान। वहां संप्रदान कारक आएगा। अब कारक देख लेते हैं। कारक क्रिया और संज्ञा। जो कारक हैं वो क्रिया और संज्ञा सर्वनाम का संबंध बताते हैं। जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, ये सब हमारे कारक हैं। तो ये हमें क्या बता रहे हैं? संज्ञा और क्रिया के बीच का संबंध बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12। जब कोई वस्तु किसी को हमेशा के लिए दी जाती है तो कौन सा कारक होता है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया, जब कोई हम वस्तु अपने आप से दे देते हैं, हटा देते हैं, दान कर देते हैं, तो वो कौन सा कारक कहलाएगी? संप्रदान कारक। तो इसका उत्तर, सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, संप्रदान कारक। ये हमने वस्तु दे दी किसी को, तो वो हमारे पास से हट गई। इसको क्या ही पढ़ना मैं बता चुकी हूँ, 2 बार रिपीट क्या करना। क्वेश्चन नंबर 13। महेश गीत गा रहा था। वाक्य में कौन सा काल है? इस टाइप का कल मैंने आपको कराया था, रहा था, है ना? तो कौन सा काल बताया था कल मैंने आपको? अपूर्ण भूतकाल। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। महेश गीत गा रहा था। जब मैं वहां से आई थी तब महेश गीत गा रहा था। अब वो गा रहा है या नहीं गा रहा है मैं नहीं जानती, मुझे उसका नहीं पता, या गा चुका है। मेरे लिए क्या है? वो अपूर्ण भूतकाल हो गया। सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, ये नहीं होगा इसमें। अब अपूर्ण भूतकाल क्या है? देखिए, क्रिया भूतकाल में चल रही थी, यानी कि वो गाना गा रहा था। अब सामान्य भूतकाल केवल भूतकाल में हो चुका कार्य, कि मतलब भूतकाल वो गाना गा चुका था। पूर्ण भूतकाल जो कार्य पूरी तरह हो चुका था। सामान्य भूतकाल यानी कि कार्य मतलब कंप्लीट हो गया था नॉर्मली। अब पूर्ण भूतकाल क्या हो गया? जो कार्य पूरी तरह से हो चुका था। संदिग्ध भूतकाल मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, संदिग्ध में हमें संदिग्ध ही रहेंगे। अब काल क्या है? देखिए, काल मेन टॉपिक क्या है? देखिए, एक एक टॉपिक को चुन चुन कर लाए हैं जिससे कि आपके हर रोज ऐसे ही क्लियर होते जाएं। आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, आपका बस क्लियर। ये एडवांस कोर्स समझिए। काल क्या होता है? क्रिया के समय को काल कहते हैं। ये 3 होते हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य। ये 3 काल होते हैं, पर बहुत दुष्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। वह आए तो मैं जाऊं। वाक्य में कौन सा काल है? अब देखिए, इसमें क्या है? इसमें एक साथ 2 क्रियाएं, वह आए तो मैं जाऊं। मेरा आना उसके जाने पर डिपेंड है। जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड होती है, निर्भर होती है, तो वो कौन सा काल होता है? उसमें हेतु हेतु मद काल होता है। अब ये है क्या? ये भविष्य में है कि वो आएगी तभी मैं जाऊंगी। तो ये क्या हो गया हमारा? हेतु हेतु मद तो है ही, लेकिन हेतु हेतु मद भविष्य काल है। इस टाइप के क्वेश्चन जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड हो, तो तुम सोचना मत कि क्या होगा, हेतु हेतु बस देखना और ध्यान देना कि भविष्य में क्रिया हो रही है कि बीते हुए काल में, भूतकाल में क्रिया हो रही है। तो अभी हमारी भविष्य में, वह आए तो मैं जाऊं, वो आएगी तभी मैं जा पाऊंगी। तो कौन सा है? हेतु हेतु मद भविष्य काल।
और यही भूतकाल होती है कि वो आई थी तब मैं गई थी, तब ये हो जाता भूतकाल। वो आई थी तब मैं गई थी, तब भूतकाल हो जाएगा। अतीत की शर्त पर आधारित, अतीत पर आधारित होती हैं जो होती हैं हेतु, हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भविष्यकाल क्या है? वह यहाँ वह आए पर मैं जाऊं पर निर्भर है कि वो आएगी तभी मैं जाऊंगी। सामान्य भविष्यकाल साधारण भविष्य की क्रिया होगी। संदिग्ध भविष्यकाल अनिश्चित भविष्य की स्थिति रहती है। टॉपिक क्या है? हेतु हेतु मध्यकाल की बात चल रही है। मैं आपकी डेफिनेशन बता चुकी हूँ, एक बार और सुन लीजिए, जितना सुनेंगे उतना ज़्यादा याद होगा। जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर, देखिए, जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो उसे हेतु हेतु मध्यकाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। देखिए, क्या ज्यादा हो रही है? बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। इसमें क्या पूछ रहा है? वाक्य में ज्यादा क्या है? ज्यादा क्या है? संज्ञा तो नहीं है, विशेषण पे हम विचार कर सकते हैं, क्रिया भी नहीं है, क्रिया विशेषण इस पे भी। ये दो हमारे हैं जिनमें कंफ्यूजन बच्चे होते हैं। देखिए, विशेषण है लेकिन यहां पर वो किस चीज की विशेषता बता रहा है? क्रिया की, कि बारिश हो रही है। क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। तो ये हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये विशेषता बता रहा है लेकिन क्रिया की विशेषता बता रहा है। संज्ञा यहाँ लागू नहीं है, विशेषण नहीं, क्योंकि यह संज्ञा की विशेषता नहीं है। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लेकिन यहाँ हमारी विशेषता संज्ञा की नहीं बता रहे हैं, तो इसलिए विशेषण नहीं होगा। लेकिन क्रिया, यह क्रिया भी नहीं है। ज्यादा जो शब्द है, ये जो ज्यादा शब्द की बात चल रही है, ज्यादा जो शब्द है ये संज्ञा भी नहीं है और विशेषण भी नहीं है। विशेषण मैं बता चुकी हूँ क्यों नहीं है, क्योंकि ये सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता नहीं बता रहे हैं। और ये क्रिया भी नहीं है, ये क्रिया विशेषण है। क्यों? ज्यादा बारिश होने की मात्रा बता रहा है। ज्यादा जो है वो बारिश होने की मात्रा बता रहा है। अब क्रिया विशेषण होते क्या है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे बहुत, थोड़ा, ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द कौन सा है? अब तत्सम तद्भव है, ये आपको याद भी करने पड़ेंगे और हम लोग याद करा ही रहे हैं। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत से ज्यों के त्यों ऐसे ही आ जाते हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। तो आम्र, दूध, शहीद, खिड़की, कौन सा हमारा तत्सम है? आम्र। संस्कृत में भी आम्र ही बोला जाता था नॉर्मल, और जो पहले लोग यूज करते थे वो भी आम ही बोलते थे। तो आम्र हमारा तत्सम शब्द हो गया, संस्कृत का तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द देख लीजिए क्या होते हैं, बता चुकी हूं मैं दोबारा। संस्कृत से बिना बदले लिए गए शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। आम्र, कमल, सूर्य, ये सब तत्सम शब्द हैं। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा? अंगीठी हमारा तद्भव है, तो इसका तत्सम शब्द क्या होता है? अग्नि नहीं, अग्निष्टिका नहीं, अग्निष्ठिका हाँ, अग्निशिखा बिल्कुल नहीं। तो देखिए, कंफ्यूजन वाले कौन से हैं? कंफ्यूजन वाले ये और ये हैं। बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके चक्कर में एक नंबर हमारा चला जाता है। तो इसमें क्या है? ये शा और टा, टिका, और ये क्या है? इसमें शा और ठा। इतना टिका शब्द नहीं होता है, ठिका होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर हमारा सी है, अग्निष्ठिका। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या है? हमारा टॉपिक क्या है? पर्यायवाची। रोज मैं पर्यायवाची शब्द लाती हूँ। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या है? महिला। ये एक नॉर्मल महिला को बोल देते हैं, तो अपर्णा का महिला नहीं है। अप्सरा, अप्सरा कौन थी? हाँ, स्वर्ग में नृत्य करने वाली, है ना, स्वर्ग में नृत्य जो करती थी उनको अप्सरा बोलते थे। आराधना क्या होता है? पूजा अर्चना, ये सब के लिए आराधना प्रयोग किया जाता है। पार्वती, देवी पार्वती का ही एक रूप अपर्णा है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? पार्वती। देख लीजिए, अप्सरा, देवांगना, देवों के आंगन में नृत्य करने वाली देवांगना अप्सरा को कहते थे। पूजा, उपासना, अर्चना, ये सब। पर्यायवाची क्या होते हैं? एक ही वस्तु के अधिक नाम को पर्यायवाची कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19, अमावस्या का ब्लोम शब्द क्या है? देखिए अमावस्या का ब्लोम शब्द क्या है, ये तो हमारी मम्मियाँ भी बता देंगी, तो इसमें क्या ही विचार करना, पूर्णिमा। पूर्णिमा हमारा अमावस्या का ब्लोम है। शुल्क हमारा टैक्स हो गया। जवानी एक हमारे जीवन की अवस्था हो गई, जवानी, बुढ़ापा, बचपन, ये सब हमारी अवस्थाएं हो गई। और प्रदोष का संध्या विशेष है। ब्लोम शब्द क्या होता है? किसी भी शब्द का विपरीत शब्द जो होगा वो ब्लोम शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 20, तदेव का सही संधि विच्छेद क्या है? संधि का प्रकार कौन सा है? तो इसे आपको घर से होमवर्क है, HW है, बहुत अच्छा HW है, इसे सारा करना है, आपको इस टॉपिक को क्लियर करना है, ठीक है। तो ये आपका HW हो जाता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो में 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इस HW का आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।